हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आई अलका, हम कर रहे थे फिज़िक्स मास्टर केडर की प्रिपरेशन, जिसमें हम पढ़ रहे थे क्लासिकल मैकेनिक्स। ये हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट 5, जिसमें हमने आज सिर्फ 2 टॉपिक डिस्कस करने हैं, रिलेटिविस्टिक मास एंड मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो इसके साथ आज हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स का टॉपिक फिनिश हो जाएगा एंड वी विल मूव टू द रिजिड बॉडी मैकेनिक्स फ्रॉम टुमारो। तो बेसिकली इन 2 टॉपिक्स में हमने पढ़ना है कि मास किस तरह से वेरी कर रहा है और एनर्जी और मास का क्या रिलेशनशिप है, क्या इक्विवेलेंस है। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। कोशिश करेंगे जितनी छोटी वीडियो हो सके, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो टॉपिक है रिलेटिविस्टिक मास। सो बेसिकली हम जो बात कर रहे थे, हम कहते हैं हमें हमेशा 2 फ्रेम लेने हैं, एक जो रेस्ट पे होगा S और एक S डैश जहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा होगा। तो ऑब्जर्वर आपका यहाँ होगा और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ होगा। और क्योंकि ये फ्रेम कुछ भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हमने पढ़ा कि अगर यहाँ पे रॉड रखी हो जिसकी लेंथ L है, तो जब ये इस फ्रेम से ऑब्जर्व की जाएगी तो इसकी लेंथ जो है, जो इस फ्रेम में रॉड पड़ी है, उसकी जो लेंथ है वो हमें कॉन्ट्रैक्टेड शो होगी। या फिर हमने पढ़ा टाइम डायलेशन में क्या होगा, इस फ्रेम में जो टाइम है वो फास्ट मूव करेगा और जो इस फ्रेम में टाइम है वो स्लो मूव करेगा। सिमिलरली मास का कॉन्सेप्ट आता है, कहता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस फ्रेम में पड़ा हो, क्योंकि ये फ्रेम कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो बॉडी भी कुछ वेलोसिटी से मूव करेगी। कहता है जैसे जैसे वेलोसिटी वेरी करेगी, वैसे वैसे उस बॉडी का मास भी वेरी करेगा। Whenever the object are moving with the relativistic velocity, then the mass also varies with the velocity. तो m is equals to m naught upon under root of 1 minus v square by c square. c आपको पता है velocity of light, v जिससे ये आपकी velocity से frame move करेगा, m आपका होगा relativistic mass और m naught होगा आपका rest mass. rest mass मतलब उस body का actual mass, और m जब वो body move कर रही है तब क्या mass होगा। तो बेसिकली ये फॉर्मूला आपको केडर के लिए याद रखना है। इसके 3 स्पेशल केस बनते हैं। पहला स्पेशल केस आता है अगर आपके फ्रेम की वेलोसिटी वेरी वेरी लेस देन c हो जाए, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन इज योर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्यों गैलीलियन मैंने बोला, क्योंकि गैलीलियन में हम बोलते हैं वेलोसिटी इज वेरी वेरी लेस देन c, नॉट कंपेरेबल टू c। जिसने ये वीडियो नहीं देखी वो पिछली वीडियो में जाके गैलीलियन और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में डिफरेंस देख सकता है। तो इफ़ वेलोसिटी इज़ वेरी वेरी लेस देन c, तो ये भी क्या हो जाएगा, इट इज़ लेस देन 1 एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली निगलेक्टेड। तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, तो बचा क्या, माइनस नहीं करना, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। अगर 0 कर दिया फिर तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसलिए इट बिकम वेरी वेरी लेस देन 1। इसे निगलेक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा m इज इक्वल्स टू m नॉट। तो अगर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है तो मास किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। यानी कि वेलोसिटी अगर बहुत कम है, फ्रेम बहुत स्लो मूव कर रहा है एज़ कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो हमें मास जितना है उतना ही मिलेगा। अगर वेलोसिटी कंपैरेबल हो जाए c के, यानी ट्रांसफॉर्मेशन इज योर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, v अगर c के इक्वल हो जाए तो यहाँ पे v की जगह c पुट कीजिए, कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 0, एनीथिंग बाय 0 इज इन्फिनिटी, मतलब मास आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा है जो किसी वेलोसिटी से मूव कर, उसका मास इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। नो ऑब्जेक्ट कैन मूव विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि कोई भी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ऑब्जेक्ट मूव कर ही नहीं सकता। इफ़ वेलोसिटी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन c, अगर ऐसा हो गया तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम इमेजिनरी रूट, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपने बेसिकली ये 3 केस याद रखने हैं। सबसे पहला ये फॉर्मूला, दूसरा वेलोसिटी इज लेस देन c, जो कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, इक्वल्स टू c लॉरेंस, जो कि पॉसिबल नहीं है, एंड वेरी वेरी ग्रेटर देन c, जिसमें आपके इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो इसी टॉपिक पे हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। विद व्हाट वेलोसिटी शुड अ पार्टिकल मूव, वेलोसिटी पूछा है यानी v आपको कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द v। Should a particle move so that increase in the mass be 25% of the rest mass if the rest mass is m naught? Let us suppose the rest mass is m naught and mass कहता कितनी परसेंट से इंक्रीज हो जाए, 25%। m naught प्लस 25/100, क्योंकि 25% था, 25/100 ऑफ m naught ऑफ रेस्ट मास ऐड कर दिया, दैट इज 125/100 इंटू m naught। 100 LCM लिया तो 100 + 25 इज 125। तो इसे कैंसिल आउट करके 5/4 m नॉट आ गया। m की वैल्यू आ गई, बट वी नो द फॉर्मूला व्हाट, m इज इक्वल्स टू रेस्ट मास अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - v² बाय c²। m की वैल्यू कितनी निकाली, 5/4 ऑफ m नॉट,
और सारी की सारी वैल्यू यहाँ से एम नॉट कैंसिल, ये उधर ले जाइए, इसे इधर ले आइए, उल्टा हो जाएगा बेसिकली। इट विल बिकम 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4/5, उल्टा हो जाएगा। यहाँ अंडर रूट था, दोनों साइड स्केयरिंग कर देंगे। जब यहाँ पे स्केयरिंग की तो ये रूट इससे कैंसिल, बचा 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 4 16 एंड 5 5 25। देखिए यहाँ स्केयर कर देना है दोनों साइड ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए और यहाँ पे स्केयर करोगे तो ये बन जाएगा। तो वी विल गेट दिस इक्वेशन। अब इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये यहाँ प्लस का है तो उधर जाके माइनस का। तो 1 माइनस 16/25, एलसीएम लीजिए, 25 माइनस 16/25, इट विल कम आउट टू बी 9/25। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे था वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, अब यहाँ पे स्क्वायर है, दोनों साइड रूट ले लो। जब इसके इधर रूट लोगे, इसका इधर रूट लोगे, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3/5, 3/5 ऑफ सी, क्योंकि सी इधर चला जाएगा तो वेलोसिटी कितने आ जाएगी 0.6 सी। ठीक है जी। आई होप इतना तक क्लियर होगा आपको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी मतलब मास और एनर्जी का रिलेशनशिप। मास इज m, एनर्जी इज E। आइंस्टाइन क्या कहता है, E इज इक्वल्स टू mc², दैट इज रिलेटिविस्टिक एनर्जी। और कहीं ना कहीं आपने ये भी पढ़ा है कि E इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस m0c², दैट इज रेस्ट मास की एनर्जी, एंड E इज इक्वल्स टू mc²। तो काइनेटिक एनर्जी को T लिख रहा है, m0c², m0 उधर ले जाइए, यहाँ से c² कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या ब्रैकेट में m माइनस m0, बेसिकली mc² minus m0c² is equals to T and c² is common, it's m minus m0 equals to T। ये एक्सप्रेशन आप याद रखना, दिस इज द एनर्जी इक्विवेलेंस। एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी एंड मास, ये रहा तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस। देखो अब क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कह रही थी, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये दोनों अलग अलग प्रिंसिपल हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास आर टू सेपरेट प्रिंसिपल। ये कौन कहता है, क्लासिकल मैकेनिक्स। बट आइंस्टाइन जी जिन्होंने ये वाली इक्वेशन दी, इन्होंने क्या बोला कि मास और एनर्जी सेपरेट नहीं है, इसीलिए आइंस्टाइन जी ने यूनिफिकेशन कर दी, एनर्जी और मास को इक्वल ले लिया, मतलब कि यूनिफाई कर दिया, इकट्ठा ले लिया। एनर्जी इज रिलेटेड टू मास, यही बोला उसने कि एनर्जी जो है वो मास से रिलेटेड है। किसने बोला, आइंस्टाइन ने। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहता है, मास और एनर्जी सेपरेट है, बट आइंस्टाइन क्या कहता है कि मास और एनर्जी, टी इज योर काइनेटिक एनर्जी, मास और एनर्जी एक दूसरे से रिलेट करते हैं एंड वाइस वर्सा, दे बोथ आर इंटर रिलेटेड। सो आइंस्टाइन गिव द यूनिफिकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिलेटिविस्टिक एनर्जी भी इसे बोला जाता है। किसे, इसे। This is called law of conservation of relativistic energy. Then materialization of kinetic energy take place due to which mass increases. It happens in elastic, इसको आप नहीं भी करेंगे तो रहने दीजिए। लास्ट टॉपिक आता है आपका यूक्लिडियन स्पेस। इसको थोड़ा सा देख लीजिए बस। यूक्लिडियन स्पेस 3D स्पेस होता है जिसकी 3 एक्सेस हैं जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, एक्स वाई जेड एक्सेस। ये 3 कोऑर्डिनेट्स जो आते हैं हमारे किस में आ जाते हैं, हमारे यूक्लिडियन स्पेस हैं। बट एक स्पेस आती है मिन्कॉस्की स्पेस। मिन्कॉस्की स्पेस 4D स्पेस होती है जिसमें एक्स वाई जेड पोजीशन वेक्टर्स के अलावा आप टाइम भी कंसिडर करते हो। 4D स्पेस कौन सी आ गई, मिन्कॉस्की स्पेस, एक्स वाई जेड एंड टी। तो टी को कैसे लिखते हो, आयोटा सी टी। तो दीज आर 4 कोऑर्डिनेट्स इन मिन्कॉस्की स्पेस। हियर टाइम एंड डिस्टेंस आर प्लेस ऑन इक्वल फुटिंग। अगर इसका वेक्टर निकालना हो मिन्कॉस्की स्पेस का तो आर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये है यूक्लिडियन स्पेस का, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 3 ही आपके पास वेक्टर्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। बट मिन्कॉस्की स्पेस में आपके पास टाइम भी आ गया। तो जब आपने स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता, तो अब प्लस आयोटा का स्क्वायर सी स्क्वायर टी स्क्वायर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे आयोटा सी टी लिया था। जब सबका स्क्वायर करें तो इसका भी तो स्क्वायर होगा। आयोटा का स्क्वायर जो होता है दैट इज इक्वल्स टू -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। हमने ये वैल्यू यहाँ पुट की तो प्लस माइनस माइनस हो गया, बचा क्या, सी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो हमारे पास अगर दोनों से स्क्वायर कर दिया तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड
पोजीशन वेक्टर इन मिन्कॉस्की स्पेस, और स्पेस टाइम इंटरवल इन स्पेस टाइम, मतलब स्पेस मतलब पोजीशन वेक्टर और टाइम इन मिन्कॉस्की स्पेस। अब इसके दो तरह के इंटरवल्स बन गए, एक बना स्पेस लाइक इंटरवल, एक बना टाइम लाइक इंटरवल। स्पेस लाइक इंटरवल में आपके ये 3 कोऑर्डिनेट आते हैं और टाइम लाइक में ये वाला कोऑर्डिनेट आता है। मतलब कि स्पेस टाइम इंटरवल में आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो होगा इट इज़ ग्रेटर देन सी स्क्वायर टी स्क्वायर होगा, एंड टाइम लाइक इंटरवल में आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जो है वो लेस देन सी स्क्वायर टी स्क्वायर, मतलब टाइम में टाइम ही जब ज़्यादा बड़ा होगा और स्पेस में पोजीशंस बड़ी होंगी। ठीक है, और फेज स्पेस जो होती है वो 6D होती है, तो इतना ध्यान रखना है आपने कि यूक्लिडियन स्पेस जो होती है वो 3D होती है, मिन्कॉस्की आपकी 4D है जिसमें एक्स वाई जेड के साथ टी आता है, और जो फेज स्पेस है वो 6D होती है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम रिजिड बॉडी मैकेनिक्स के साथ। तब तक के लिए हमारी वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और सब लोगों तक पहुँचाइए जो केडर की कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, सो दैट वो केडर की प्रिपरेशन कर सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।